आदाब, नमस्कार। दोस्तों, मैं प्रोफ़ेसर खुर्शीद अहमद अंसारी, द कल्चरल कोऑर्डिनेटर एंड द प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब और हमारे साथी डॉक्टर सहर ज़ैदी साहिबा हैं, हू इज़ वाइस प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब, जामिया हमदर्द। आज हम आपके दरमियान इसलिए हाज़िर हुए हैं कि आज हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ किताब का इजरा होना है, उसका विमोचन होना है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो इस कदर ख़ास हैं, जिनके तारुफ में, जिनके परिचय में बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। वो डिटेल्स आपको पता चलेंगी जब प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये एक तरह का औपचारिक बातचीत है। मैं सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि वो लोग जो किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, एज़ ए स्टूडेंट ऑफ साइंस मैं ये बता सकता हूँ कि ये रिसर्च है 2020 में कि अगर हम लोग किताबें पढ़ें टेक्स्ट बुक में या हार्ड कॉपी में, सो इन 2020 इट वाज साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड दैट जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनका सुपीरियर फ्रंटल लोब वो इवॉल्व होता है और उनके अंदर लॉजिक, सेंसेस और उनकी जो रेशनैलिटी है उसमें इजाफा होता है। बहुत ज़्यादा इस मुकदमे को मैं तवील नहीं करूँगा। हमारे दरमियान एक बहुत ही मशहूर और मारूफ डिप्लोमेट, youngest IFS officer of Government of India, who has served the country in many capacities other than the diplomats in Carcos and Madagascar. आप सभी का जोरदार तालियों के साथ हम इस्तकबाल करते हैं हमारे खास मेहमान अभय कुमार सर, जो अभय के नाम से मशहूर हैं। और एक ख़ास जो तारुफ है उससे जो मुझे बहुत मुतासिर करता है, वो एक बहुत ही मशहूर शायर भी हैं, विद हैविंग अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग। आपका सर एक शेर के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ कि जॉन एलिया कहते हैं कि तुम जब आओगी तो उलझा हुआ पाओगी हमें, मेरे ख्वाबों में ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत खूब। आइए हम गुफ्तगू करते हैं सो एप्ट। अभय कुमार साहब से। जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी तालीम, जैसे हम लोगों ने देखा कि यू स्टडीड इन JNU एंड कैरोडीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इससे हट के मैं चाहूँगा कि आप अपनी मातृभूमि, अपने जन्मभूमि से दिल्ली तक के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, तो मेरा जन्म जो है बिहार के नालंदा ज़िले में हुआ है और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक जो है वो राजगीर एक जगह है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जी, नालंदा जी। ज़िले में। तो वहाँ से की मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट मैंने BN कॉलेज पटना से किया और मेरे पिताजी शिक्षक थे। शिक्षक। हाँ। तो वो मुझे चाहते थे कि मैं जो है डिस्टिंक्शन लाऊं, ये डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। तो मैंने कई बार कोशिश की, जब मैं +2 मतलब इंटरमीडिएट कर रहा था तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने की, लेकिन मैं हमेशा ही असफल रहा और तब मैंने सोचा कि जो है दिल्ली चला जाए और वहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाएगी। तो इस तरह से जो है मैं दिल्ली आया 1997 में और मैंने वहाँ क्योड़ीमल कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में भूगोल में जो है मैंने दाखिला लिया और जो है 1-2 साल के भीतर जो है मैंने फिर अंग्रेज़ी सीखी और मुझे क्योड़ीमल कॉलेज ने जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ डिबेटिंग चैम्पियनशिप जो मनीला फिलीपींस में हो रहा था वहाँ भेजा उन्होंने मुझे 98 में। तो इस तरह से वहाँ पे जो है मुझे मेरी मुलाकात जो है भारतीय जो राजदूत थे वहाँ पे उनसे हुई और मैंने देखा कि कैसे भारत को वो रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने उसी समय सोचा कि मैं भी जो है भारतीय विदेश सेवा
ज्वाइन करूँगा जब जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो वो मनीला में जो है बहुत सारे देशों के स्टूडेंट से मैं मिला और छात्र आए हुए थे डिबेटिंग के लिए, और मुझे लगा कि जो पूरी दुनिया है वो एक परिवार है, जो वसुधैव कुटुंबकम हम जी जिसको जी कहते जी, हैं, जो हमारी और भारतीय परंपराओं जी का जो हिस्सा है। हिस्सा है। जी। तो इसलिए मैंने जो है वो ये डिसाइड किया कि मैं भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करूंगा, और वो कॉलेज के समय हुआ। तो ये जो यात्रा थी बिहार नालंदा से जो है दिल्ली तक, वो ऐसे हुई। और फिर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद मैंने JNU ज्वाइन किया, ज्योग्राफी में ही मास्टर्स करने के लिए। हम्म। और उसके बाद तुरंत बाद जो है मैंने जब मैं एक साल एमफिल भी मैंने कोशिश की करने की, लेकिन एक साल के अंदर ही जो है वो एक साल ही कर पाया है एमफिल का। ओके। और सो ये तो सर आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यू आर द यंगेस्ट जी IFS officers qualified in 2003 जी and served many countries in various capacities like Brazil, Georgia, St. Petersburg, Moscow, और एम्बेसडर भी रहे आप। तो अमूमन ये हम लोग देखते हैं कि द ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑफिसर्स मोस्टली वो लिटरेरी उनका रुझान बड़ा कम होता है। तो आपको कब ये इनकलकेट हुआ कि हाँ आप भी एक लिटरेचर का तो बचपन से जो है ना, मुझे वो मेरे घर में किताबें बहुत होती थी क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो एक मुझे याद है कि जब मैं चौथी क्लास में था तो मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की जो है रश्मि रथी मिल गई थी, फटी हुई। और मैं उसको चौथी क्लास में था तो मैं उसको पढ़ना शुरू किया, और वो उसमें मुझे बहुत पढ़ने में बहुत उसका जो उसकी जो लाइनें थी, पंक्तियां थी, उसमें बहुत एनर्जी महसूस हुई। और फिर मैं बराबर ही कविता पढ़ता रहा, किताबें पढ़ता रहा। तो किताबों को पढ़ने की आदत मुझे बचपन से ही लग गई थी। और बहुत सारे किताबें घर पे होती थी तो किताब मिल जाते थे आसानी से। तो और लेकिन मुझे ये कभी नहीं अंदाजा था कि मैं कभी शायर या पोएट बनूंगा। सो कभी एज लिखूंगा एज मैं। एज ए सर्टिफाइड पोएट आप कब इवॉल्व हुए सर? तो जब मैं मॉस्को गया पहली बार, जब रूस गया, मतलब डिप्लोमेट बनने के बाद, तो रूस में जो है मैंने पहली किताब जो लिखी वो मेरी मेमोयर है एक तरह से, पहले 25 सालों की। तो वो मैंने 2007 में वो प्रकाशित हुई थी। और जब वो मेमोयर में लिख रहा था, कहा जाता है कि आप लेखक बन सकते हैं लेकिन कभी आप बन नहीं सकते, कविता आपके पास आती है, आती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो जो है आपको, मतलब कि आपको दिया जाता है ना, इट्स ए गिफ्ट। इट्स ए गिफ्ट हाँ। ऑफ गॉड। तो जब मैं वो मेमोयर लिख रहा था तो जो मेरी पहली कविता थी, मुझे याद है वो उसके जब मैं याद कर रहा था अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिनों को, कि किस तरह से मैं किरोड़ी मदर कॉलेज से होते हुए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जरिए सेंट स्टीफन कॉलेज होते हुए वहाँ जो रोज गार्डन है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहां तक जाता था घूमने के लिए शाम को। तो उस समय जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तब मुझे पहली कविता आई। और सो कहीं कहीं मिरांडा हाउस से गुजरने की वजह से तो नहीं आई सर? नहीं, क्योंकि तो ड्यूरिंग मिरांडा माय हाउस रास्ते में स्टूडेंटशिप नहीं। मैं बिल्कुल करोड़ी नहीं। मल कॉलेज में कई बार गजल कंपटीशन में गया। जी। सो व्हेन वी वर यूथ, तो एक वो इतिहास है, एक कहानी है जी जो हर नौजवान के साथ चलती है। मैं दरखास्त करूंगा हमारी कोलीग जी डॉक्टर सहर जैदी मैम से कि वो आपसे कुछ बात करना चाहें। सर, मैं आपसे आपकी बुक, जिसका आज हम लोग बुक रिलीज करने वाले हैं, उसके बारे में बात करूंगी। तो सर, जानना चाहेंगे कि हाउ नालंदा इज यूनिक from other ancient centers of learning, how it is different or how it is unique in its own way. सो नालंदा में खासियत ये है कि नालंदा जो जो आज के मॉडर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका जो एवोल्यूशन हुआ है वो बुद्धिस्ट बिहार से हुआ है। तो जो उसकी यात्रा हुई है, मतलब जो बुद्धिस्ट जो 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 विहार थे, वो बिहार मदरसा बनते हैं बाद में सेंट्रल एशिया में,
और वो मदरसा जो है फिर बाद में वो अरब वर्ल्ड जाता है, फिर अरब वर्ल्ड से वो यूरोप जाता है और कॉलेज बन जाता है। तो और जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसका जो एवोल्यूशन भी हुआ है वो बुद्धिस्ट विहार से हुआ है, महाविहार से। तो नालंदा इस मामले में यूनिक है कि नालंदा में हमें पहली बार जो है वो एवोल्यूशन जो है देखने को मिलता है। तो आज भी अगर आप नालंदा के खंडहर जाएंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ जो विहार है उसका एक पर्टिकुलर जो है आर्किटेक्चरल प्लान है, और वो प्लान ये है कि उसको कोर्टयार्ड प्लान कहते हैं। तो वो सेंटर में एक कोर्टयार्ड है और उसके चारों तरफ जो है रहने की व्यवस्था है। इट्स रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो है उस शेप का जो है। और आज भी आप अगर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के कैंपस देखेंगे या यहीं यहाँ पे भी देखेंगे तो, या मैं कुछ दिन पहले मिरांडा हाउस गया था तो उसका भी जो कैंपस देखेंगे या किसी भी विश्वविद्यालय का कैंपस आज देखेंगे तो आपको वो कोर्टयार्ड प्लान नजर आएगा। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय आप जाके तो आपको जो क्लासरूम्स जो बने हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले गया था, वो कोर्टयार्ड के चारों तरफ बने हुए हैं। तो दैट कोर्टयार्ड प्लान जो है ना वो, हाँ, इट हैज कम फ्रॉम नालंदा एंड वो वहां पे उसका एवोल्यूशन हुआ है। अगर आप देखेंगे नालंदा का जो कैंपस है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है और एकदम एक लाइन में है। सारे सारे जो विहार हैं एक लाइन में है, वहां पे अभी भी आप देख सकते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है नालंदा का वो यूनिक है। उसके पहले भी इंस्टीट्यूशंस रहे होंगे लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जहाँ पे कि प्रॉपर कैंपस डिजाइन है, प्लानिंग है। दूसरी चीज कि नालंदा के पहले जो है हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो। नालंदा में आपका कॉन्क्रीट एविडेंस है ऑफ टीचर्स एंड मंक्स कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपका देखिए 6th सेंचुरी में जो 7th सेंचुरी में जो स्वेनसांग है या इत्सिंग है वो बहुत डिटेल्ड अकाउंट लिखते हैं कि कौन आ रहा है वहां पे, कितने मंक्स हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं पढ़ने। तीसरी जो चीज है कि नालंदा का जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि कैसे पढ़ाई होती थी वहां पे, वो भी यूनिक है। आपको वो कहीं नहीं मिलता है नालंदा से पहले, चाहे तक्षशिला की बात हो या और जगहों की। हाँ, तो वहाँ नालंदा में क्लियर एविडेंस है कि वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो रही है। तो वहाँ पे मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे मेटाफिजिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर अल्केमी भी है, वहाँ पे मेडिसिन भी है। नालंदा का आप इस किताब में देखेंगी, अगर पढ़ेंगी नालंदा, तो किस तरह से वो एडवांस्ड जो है ऑप्थेमोलॉजी है वहाँ पे, कैसे जो है वो आंखों का इलाज करते हैं, हाँ, कैसे पब्लिक हेल्थ को वो मैनेज करते हैं, कैसे जो है वो किन दवाओं का यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ है डिटेल्ड उसमें। तो नालंदा में पहली बार आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल लर्निंग है। वहां पे जो भी मंक्स पढ़ रहे हैं दे आर लर्निंग ऑल द डिसिप्लिन। तो इसीलिए नालंदा में आप पाते हैं कि आर्यभट्ट भी वहां पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं, और वहां पे जो है सीलभद्रा भी हैं, धर्मकीर्ति भी हैं, तो सभी लोग हैं वहां पे। और यही कारण है कि जो शून्यता है वहां पे, जो फिलॉसफी है नागार्जुन की शून्यता, वो इन्फॉर्म कर रही है आर्यभट्ट के शून्य को। तो it happens for the first time in the history of mankind in the world that you have Aryabhatta using zero as a digit at Nalanda. क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? जो इंडियन नंबर्स हैं 1 to 9 जो है नंबर्स, they already were there for almost 1000 years. वो जो है 3rd century BC में इजाद हुआ है उनका, अशोकन मौर्यन पीरियड में जो नंबर्स हैं 1 to 9, लेकिन जीरो नहीं था। जीरो हैज कम मच लेटर एंड जीरो कम्स इन 5th century AD। और वही जीरो जो आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया है उसको बाद में जो है नालंदा से ही निकला वो। और नालंदा में वो आर्यभट्ट पाई का वैल्यू भी 4 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं। वो ये भी पाते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे मूव करती है। और सारी डिस्कवरीज करेक्ट। तो और वही नहीं, बहुत सारे एरियाज में जो है नालंदा में, जैसे लाइब्रेरी जो नालंदा की है, जो सूत्रा लाइब्रेरी है, इट्स द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। उसकी जैसा कहीं कोई लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि जब स्वेनसांग अपनी यात्रा शुरू करते हैं चीन से, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो नालंदा की जो ग्रेट सूत्रा लाइब्रेरी है वहां पर पहुंचे और वो टेक्स्ट को कॉपी कर सके। बल्कि नालंदा का जो ये जिक्र है एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन
knowledge and education, learning, जी, multidisciplinary approach for the knowledge. जी, उसका जिक्र अल-बैरूनी अल-बैरूनी ने अपनी किताब में काफ़ी डिटेल से किया किया है। है, जी, जी, काफ़ी डिटेल। जी। बाकी सब डिटेल्स हम आपसे ज़ाहिर है कि हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स एंड हुँ, टीचर्स जो आपके हुँ, प्रोग्राम से हुँ, जुड़ेंगे वो सुनेंगे। हुँ, एक सर आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हुँ, एक और किताब है जिसका उन्वान मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, हुँ, सेडक्शन इन दिल्ली, हुँ, हुँ, उसके बारे में सर कुछ बताइए। हुँ। तो दिल्ली जो देखिए भारत की राजधानी जो है वो रही है बहुत समय से, मतलब कि दिल्ली एज ए हिस्टोरिकल सिटी जो है हम पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 है, जो मतलब कि जब से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है उसके पहले भी जो है कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली में ही था, और पुराना किला उसको सेंटर माना जाता है। तो जो सिडक्शन ऑफ दिल्ली किताब मैंने इसलिए लिखी, वो मैंने 2012 जब मैं पिछली बार भारत में था 2010 से 12 के बीच में, तो तब मैंने लिखी थी। और मैं ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता था, पोएट्री एट द मॉन्यूमेंट। तो वहाँ पे हम लोग सभी जो दिल्ली के शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं, जैसे तुगलकाबाद है, सीरी है, फिरोजा, फिरोज शाह हाँ, कोटला। फिरोज शाह कोटला है, सभी जगह हम जाते थे। हुमायूंस मतलब कि जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पे, शाहजहांबाद, तो और हर जगह जो है हम लोग पोएट्स को इनवाइट कर करके जो है वहाँ पे कविताएं पढ़ते थे। सो सिडक्शन ऑफ दिल्ली इज ऑल अबाउट दिल्लीज एबिलिटी टू बी ए पालिम्पसेस सिटी। मतलब पालिम्पसेस सिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा शहर जिस पे आप ऐसा जिसके पन्ने ऊपर जो है आप नई चीजें लिखते हैं, लेकिन पुरानी चीजें भी विजिबल होती है। तो हाउ तो इस तरह से जो है उसमें दिल्ली का एक पोर्ट्रेट है कि किस तरह की शहर है दिल्ली। उसमें जो है मैंने दारा शिकोह के बारे में भी लिखा है, मैंने जो है लाल कोट के बारे में भी लिखा है, ये नई दिल्ली के बारे में भी लिखा है, परिक्रमा रेस्टोरेंट के बारे में भी लिखा है, सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं उनके बारे में लिखा है, मेड्स के बारे में लिखा है, कौन जो दिल्ली को चलाते हैं, है ना, जो जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके बारे में भी लिखा है। तो ये जो दिल्ली है, सिडक्शन ऑफ दिल्ली है, वो आपको दिल्ली की यात्रा करा देती है। करीब जो 2000 या 2500 साल आप रखिए जो इतिहास है दिल्ली की, इट टेक्स यू थ्रू दैट। बहुत अच्छा सर। बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा लंबी इस वक्त तो बात नहीं कर पाएंगे। अब एक शायर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो अपना एक शेर, कपलेट या कविताएं अगर हमारे जी जी जी। दर्शकों को सुना देखिए, देते। आज आज विश्व पृथ्वी दिवस है, और ये पृथ्वी जो है मुझे बहुत लगाव रहा है पृथ्वी से। मेरा जो कहना है वो है कि वी शुड पुट प्लैनेट फर्स्ट, तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज दुनिया में देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वी आर फेसिंग इज क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्योंकि अगर एक बार क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, तो उसको वापस करना मुश्किल है। जो जीव जंतु चले जाएंगे उनको वापस नहीं ला सकते। तो आज अर्थ डे है, तो ये मैं आपके साथ अर्थ एंथम शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हजारों स्कूल जो है आज यूज कर रहे हैं उसको। वो 160 भाषाओं में अनुवादित है विश्व के। सो वो ये है, आवर कॉस्मिक ओएसिस, कॉस्मिक ब्लू पर्ल, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट इन द यूनिवर्स, all the continents and all the oceans, united we stand as species of one earth, diverse cultures, beliefs, and ways. We are humans. Earth is our home. All the people and all the nations, one for all and all for one, united, we unfurl the blue marble flag. Thank you so very much, sir. We'll be having a very comprehensive conversation with you very soon. जाते जाते दोस्तों एक शेर के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि अब तो जाते हैं बुतकदे से अमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।